रामपुर गांव में शारदा नाम की एक शैतान महिला रहती थी। लोग उसकी शैतानी की वजह से बहुत ज्यादा डरते थे। सासू माँ की कटु वाक्य के कारण उसकी बहू अनामिका को भी भुगतना पड़ता था। जब भी सासू माँ की बातों से उसे तकलीफ होती थी, वो अपने पति को बताकर बहुत रोया करती थी। अनामिका और रमेश की राखी नाम की एक बेटी थी। साथ ही 2 जुड़वा बेटे थे, रंगा और विनय। भाइयों के साथ खेल के राखी बहुत खुश होती थी, लेकिन बच्चे खेलते थे इसीलिए हल्ला होता था, जिस वजह से शारदा बहुत नाराज होती थी। तभी एक दिन रमेश अनामिका से कहता है, अनामिका, अनामिका, जल्दी खाना निकालो, मुझे शहर जाना है। पिताजी, ये पानी ले लीजिए। क्या बेटा, तुम्हारी माँ नहीं है? कहाँ गई है वो? माँ भाइयों को नहलाने ले गई है, वो देखिए आ रही है। राखी, जाओ भाइयों के साथ खेलो, मैं पिताजी को खाना परोस देती हूँ। ठीक है माँ। अजी बैठिए, मैं खाना परोस देती हूँ। खाना परोसने के दौरान अनामिका बहुत चिंतित दिख रही थी। ये बात रमेश गौर करता है। मैं ऐसी क्यों हूँ, आप पूछ भी नहीं रहे हैं। हमेशा आप अपने काम में ही रहते हैं, कभी आपको अपनी पत्नी की चिंता भी नहीं होती। हाँ अनामिका, ऐसी क्यों हो? क्या हो गया? तुम्हारी माँ हमेशा मुझ पे चिल्लाती रहती है। वो कैसे? आप कैसे हो? मतलब कैसे डांटती है? अरे आपको ना हमेशा मजाक सूझती है। मेरी जिंदगी ना आपके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों के लिए मैं मायके जाना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त निकालिए और मुझे और मेरे बच्चों को मेरे मायके छोड़ाइए। अरे आज तो मुझे बहुत काम है, मैं शहर जा रहा हूँ। 2 दिनों में साइक्लोन आने वाला है, मुझे बाजार में कुछ काम है। ठीक है, मैं कल छोड़ आऊंगा। अगर ऐसी बात है तो शहर से लौट के हमें गाँव ले चलिए। ठीक है, मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। वो कहावत है ना, 100 लोहार की 1 सुनार की, मुझे अच्छे से पता है। ऐसा कह के रमेश चला जाता है। अनामिका सोच में पड़ जाती है कि रमेश ने उसकी तारीफ की या उसकी बुराई। तब तक चिल्लाते हुए शारदा अपने कमरे से बाहर निकल आई। बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना हल्ला गुल्ला कहाँ होता है? थोड़ी देर के लिए भी शांति नहीं। बचपन में मैं अपने बेटे से जो कहती थी वही सुनता था, और आज के ऐसे बेवकूफ लोग अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? जब शारदा इस तरह डांटी रही थी, बाहर अचानक से जोरों की बिजली और तूफान शुरू हो जाती है। जोरों की बिजली कड़कने की आवाज सुन के शारदा भाग के आती है और अपनी बहू को जोर से गले लगा लेती है। क्या सासू माँ, पिताजी याद आ रहे हैं क्या? ये कैसी बातें हैं, वो भी इस उम्र में? कृष्णा कृष्णा, तुम्हारे में बहुत चर्बी भरी हुई है, पर ये नहीं पता था मुंह में भी भरा है। आप तो कभी मेरी तारीफ ही नहीं करती सासू माँ, और उधर बच्चे भी डर रहे हैं। बच्चे कहाँ हो? बेटा राखी, कहाँ हो तुम लोग? बाहर बहुत बिजली कड़क रही है। अनामिका जब मंदिर गई थी तब राखी अपने दोनों भाइयों के साथ खेल रही थी। अनामिका बहुत चिंतित हो जाती है। उस रात लगातार बारिश होती ही रहती है। बाढ़ आ जाती है। भारी बरसात के कारण गांव पानी में डूब जाता है। तालाब का पानी, बारिश का पानी मिल जाता है। शारदा और अनामिका बहुत चिंतित हो जाते हैं। अरे पानी तो घर में घुस आया, हे भगवान, और क्या क्या देखना पड़ेगा। सासू माँ, आप मत डरिए। घर में अगर पानी घुस आए तो नहीं डरूं, घर में बैठ के ब्रेक डांस करूं, यही कहना चाहती हो? परिस्थिति ऐसी है और कह रही हो कि मत डरिए, तो क्या मैं घर में स्विमिंग करूं? हाँ? हाय रे सासू माँ, आपके मुंह में उंगली डालना तो मेरी ही गलती है। थोड़ी देर चुप रहिए। घर में मेरे पति भी नहीं है, वो शहर गए हैं। यहाँ पे ऐसी परिस्थिति है, पता नहीं वो कैसे होंगे। माँ, दोनों भाई रो रहे हैं। एक बच्चे को मैं उठा लेती हूँ और दूसरे भाई को तुम उठा लो। राखी, डरना नहीं, हमें बचाने के लिए कोई ना कोई ऑफिसर आ ही रहे होंगे। उन्होंने चिट्ठी लिखी है क्या जो आके हमें बचाएंगे? नहीं सासू माँ, जब भी बाढ़ आता है तो ऑफिसर्स आते हैं बचाने के लिए, इसीलिए मैंने ये कहा। ऑफिसर्स तो आएंगे, पर सिनेमा के खत्म होने के बाद, तब तक हमें खुद ही को बचाना होगा। तो क्या करना है आप ही बताइए, कम से कम अभी इस तरह की बातें मत कीजिए। हाँ हाँ, अभी तो मेरी परिस्थिति ऐसी है, ना आर है ना पार है, और तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वही कहे जा रही हो। अरे माँ, तुम ही कुछ करो माँ, इस बुढ़िया से क्या हो पाएगा? तब से वो तुम्हें उल्टा पुल्टा कह जा रही है, पर एक बार के लिए इस बच्चे को उठा नहीं रही है। आवाज निकल रही है तुम्हारी। हाय रे, घर का सारा सामान बह रहा है, जरूरत के सामान
सब ऐसे ही बह जा रहे हैं। हाय रे भगवान, आप हमें बचाइए। जरूरत के और बेकार के सारे सामान बह रहे हैं, तो ये बेकार की बुढ़िया औरत क्यों नहीं बह जा रही है? क्या 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 कहा? मैं देख रही हूँ, तुम छोटी बच्ची नहीं रही, अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो। अपना मुंह बंद रखो। अरे अरे, पानी का स्तर तो बढ़े जा रहा है। सासू माँ, आप जल्दी ऊपर जाइए, जल्दी जाइए, नहीं तो पानी में सब कुछ बह जाएगा। माँ, तुम दादी को कह रही हो बस ऊपर जाने के लिए, हम तो छोटे हैं ना, हमें भी ले जाना होगा। नहीं बेटा, दादी घर की बड़ी है और बड़ों के बिना घर अंधेरा हो जाता है, इसीलिए उनको बचाना जरूरी है। हम उसके बाद चले जाएंगे। सासू माँ, जाइए, आप जल्दी से ऊपर जाइए पहले। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए बिना कुछ कहे हुए शारदा चुपचाप ऊपर चली जाती है। अनामिका राखी और दोनों बच्चों को कंधे पे लेकर जब ऊपर चढ़ने ही वाली थी, तभी पानी का स्तर और बढ़ जाता है। सावधान बेटा, तुम मेरी जान हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम मुझे पहले भेज दी और खुद पानी में रह गई। सासू माँ, आप ऊपर से गिर मत जाइएगा, कैसे भी करके हम ऊपर आ ही जाएंगे। बेटा राखी, भाइयों का ख्याल रखना। ठीक है दादी। जब अनामिका और राखी ऊपर जाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी रमेश वहाँ आ जाता है। पुलिस का लाइफ जैकेट पहन के वो बाढ़ के पानी में तैरते हुए घर पहुँचता है। पहले वो सभी को अपने कंधे पे उठाया, अनामिका, राखी और उनके भाइयों को किनारे तक पहुँचाया, फिर वो शारदा को किनारे तक ले गया। आखिरकार पूरा परिवार बाढ़ से बाहर आ गए। अगर आज आप समय पे नहीं आते तो आज हम बाढ़ के पानी में जरूर बह गए होते। मैं जब सुबह जा रहा था तो आज बीच से सड़क कटी हुई थी, तब मुझे सफर रोकना पड़ा, इसीलिए घर लौटने में इतना वक्त लग गया। रेस्क्यू टीम ने हम सभी शरणार्थी के लिए खाना, खाने का, भोजन का बंदोबस्त किया है। ऐसे वक्त में उन्हीं लोगों ने हमें आज मदद की और आके मैंने तुम लोगों का जान बचाया। आखिरकार हम सब सुरक्षित हैं। अब तुम लोग डरो नहीं, अब चिंता की कोई बात नहीं है। बहू का बहुत बड़ा मन है, इतनी समस्या में भी आज अनामिका ने पहले मुझे बचाया। उसने पहले मुझे सुरक्षित तरीके से ऊपर पहुंचाया। ऐसी बहू कहाँ मिलेगी? मेरी बहू सोने के दिल से बनी है। इतने दिनों तक मैंने उससे क्या क्या नहीं कहा। ऐसी बात है तो अब से मैं आपको डांटूंगी और माँ के बदले मैं आपसे खिलवाड़ करूंगी। राखी ऐसा कहती है। उसकी बातें सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। तब से वो परिवार सुखी परिवार हो गया और सास बहू बिना लड़े खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। पार्वतीपुर गांव में कविता नाम की बहुत ही गरीब परिवार की बहू रहती थी। बहुत ही छोटे से जमीन में खेतीबाड़ी करके पति प्रसाद, बेटी नूतन, सास ससुर सुंदर और रमनी का देखभाल किया करती थी कविता। एक दिन खेत के पास खड़े होकर अपने फसलों को उगते देख कविता कहती है, इस बार फसल बहुत अच्छे हुए हैं, नहीं भी तो 40-50 बस्ते फसल तो हुए होंगे, जिससे मैं सारा कर्ज अपना चुका दूंगी और गिरवी रखे जेवरों को भी ले आऊंगी। कल से ही फसल काटना शुरू करूंगी। अभी जाके मुझे मजदूरों को कहना होगा, नहीं तो अगर अंधेरा हो गया तो फिर उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कहकर वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। कविता के पति प्रसाद और ससुर जी सुंदर दोनों एक फूटी पैसा भी नहीं कमाते थे, पर हमेशा किसी न किसी पार्टी मीटिंग है कहकर वो दोनों चले जाते थे। वो दोनों सुबह निकलते थे और जब खाने का वक्त होता था तभी वो घर लौट आते थे। उसकी सासू माँ रमनी बहरी थी, इसीलिए वो काम के लिए कहीं बाहर नहीं जाती थी, घर पर ही रहती थी। घर के काम काज में, खाना पकाने में और नूतन की देखभाल में मदद करती थी। तभी एक दिन नूतन कहती है, दादी बहुत रात हो गया है, रात के 8 बज रहे हैं, पर अभी भी मेरी माँ खेत से नहीं लौटी। नूतन की बातें सुन के रमनी को बहुत दुख होता है। फिर वो कहने लगती है, आ जाएगी बेटा, अकेली है, सारा काम खुद ही से करती है। भगवान भी उसकी किस्मत कैसे लिखे है कि सारा काम उसी को करना पड़ रहा है। इसी बीच कविता घर लौट आती है। नूतन अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, ये कहकर वो दौड़ के अपनी माँ के पास जाती है। कविता भी बहुत खुश थी। मेरी सारी समस्या और आंसुओं को भुलाने के लिए ही लगता है भगवान ने तुम्हें मेरी बेटी के रूप में भेजा है, जिसे देखकर मेरा दिल भर जाता है। फिर थोड़ी देर वो अपनी बेटी के साथ वक्त बिताती है। नूतन उसके बाद सो जाती है। तब तक बाप बेटे बाहर कहीं से घूम के आते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं और जाके दोनों बिस्तर पे सो जाते हैं।
और दोनों महिलाएं नूतन के साथ जमीन में चटाई पर सो जाती है। बेचारी कविता को ये नहीं पता था ये उसकी कालरात्रि है। बीच रात से ही बहुत भयानक बरसात शुरू हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह नूतन को स्कूल भेज के सास बहू दोनों खेत चली जाती है। जगह जगह पे उन्हें राख दिखे, पूरा खेत जल गया था। सास बहू का मानो दिल बाहर निकल आता है। कविता का बगल वाला खेत रुद्र का खेत था, वो भी वहाँ पे बैठ के रोए जा रहा था। रुद्र भैया, ये कैसे हो गया? अब क्या कहूँ बहन, ईश्वर को लगता है हमारे खेत को देख के तकलीफ हो रही थी। उन्होंने बारिश के साथ साथ बिजली भी गिरा दी और इस वजह से हमारा पूरा खेत जल गया। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? बरसात के नाम पे आपने हमारा पूरा खेत उजाड़ दिया। अब कैसे जिएंगे हम? इस तरह कहकर कविता बहुत रोती है। अपनी बहू को इस तरह रोते देख रमनी भी बहुत दुखी होकर कहने लगती है, आज मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछूंगी, जब तक मर्जी तब तक रो, ताकि तुम्हारा मन शांत हो जाए। ऐसा कहकर सासू माँ रमनी बहुत दुखी होती है। 2-3 दिन निकल जाते हैं। इधर बेटा और बाप को इस बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। सास बहू एक दूसरे को संभालती है। इस तरह दुख भरे कुछ दिन निकल जाते हैं। तभी एक दिन सासू माँ रमनी बहू से कहती है, देखो कविता, किसान और किसान के परिवार को ऐसी समस्या होती रहती है, तो क्या उनकी जिंदगी में सुबह या शाम नहीं होती? अपने दिल को मजबूत करो, साहस रखो। पुरानी बातें सोच के कब तक दुखी होगी बताओ? तो मैं और क्या करूं सासू माँ? आंखों के सामने सब खत्म हो गया। मजदूरी का काम करने जा रही हूँ, वो भी नहीं है। 2 दिनों में ही घर का सारा राशन पानी खत्म हो जाएगा, ऊपर से सर के ऊपर इतने उधार। इस तरह कह के जब वो दुखी हो ही रही थी, बेटी नूतन भागते हुए अपनी माँ के पास आती है। माँ, कल स्कूल में राखी त्योहार पे मुझे ऐसे लिखना है, बताओ ना मैं क्या लिखूं? जब बेटी नूतन राखी के बारे में उससे पूछ रही थी, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अभी राखी का त्योहार है ना, अगर मैं राखी रखूं तो बिकेंगे, पर उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से लाऊं? जब वो सोची रही थी, तभी बेटी नूतन माँ से कहती है, माँ, मुझे राखी के बारे में लिखना है, जो कुछ तुम जानती हो बताओ ना। हाँ हाँ, बताती हूँ बेटा। फिर वो राखी त्योहार के बारे में बताने लगती है। उसकी बेटी नूतन सब कुछ लिख लेती है, क्योंकि उसने सासू माँ से कहा था कि वो राखी बेचना चाहती है। इसीलिए सासू माँ अपने कमरे में जाती है और अपना मंगलसूत्र लेके आती है। कविता देखो, जिसने ये बांधा था उसे परवाह ही नहीं, अब इसे रख के क्या फायदा? वो बात नहीं माँ जी। इसे ले जाके गिरवी रख के पैसे ले आओ और उससे राखी खरीदो। फिर जब पैसे आएंगे इसे लौटा के ले आना। तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें दे रही हूँ ना। इस तरह सासू माँ के मंगलसूत्र को गिरवी रख के वो जो पैसे मिलते हैं उससे राखी ले आती है और गांव में एक पेड़ के नीचे वो टेंट लगा के कविता वहाँ पे तरह तरह की राखी बेचने लगती है। आइए आइए, रंग बिरंगा राखी ले जाइए। भाई बहनों के बीच रिश्ता बढ़ाने वाला, प्यार बढ़ाने वाला ये राखी त्योहार, रंग बिरंगा राखी बांध के खूब मनाइए। आइए आइए। इस तरह कह कह के कविता राखी बेचना शुरू करती है। राखी त्योहार में बस 2 ही दिन बचे थे, इसीलिए कविता की राखी का बहुत डिमांड होता है। कविता के राखी बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे थे, इसीलिए सासू माँ भी कविता को राखी बेचने में बहुत मदद भी करती है। राखी का त्योहार बहुत करीब था, इसीलिए सास बहू राखी बेचने में बहुत व्यस्त हो गई। जितने राखी थे सब बिक जाते हैं। कविता जाकर सासू माँ का मंगलसूत्र गिरवी से छुड़ा के ले आती है। सासू माँ, सारे खर्च होने के बाद भी 10,000 रुपए बचे। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह राखी बेचकर वो बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है और ये बात खुशी खुशी अपनी सासू माँ को बताती है। सासू माँ भी ये बात सुन के बहुत खुश होती है। इस तरह सास बहू मिलके दुख के दिन में राखी बेचकर अपना परिवार खुशी खुशी चलाती है।